नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एचएल कहानी का सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक गांव जो बसा हुआ है नदी के बीच में, जिसके चारों ओर नदी बहती है। यहाँ पर किसी का कानून नहीं चलता, यहाँ पर जनता की अदालत चलती है। जो यहाँ के राणा जी कह दें वही सही होता है। दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है, जहाँ पर शिकारी आसानी से नहीं किया जा सकता है। एक बीहड़ जो इतनी बड़ी है, जिसमें एक गांव बसाया जा सकता है। गोली बंदूकों से खेलना इनका शौक है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। राणा जी ठाकुर के आदमी आए हैं और हमारी तरफ की लड़की को उठा ले गए। तुम चलो और याद रखना, छोटे साहब को पता नहीं चलना चाहिए। जी मालिक। रामू, सब लोगों को कह दो तैयार रहें, आज तो खून की होली खेली जाएगी। उन्होंने आज हद बात कर दी है। जी बड़े मालिक, हम सभी लोगों को कह देते हैं। सारे लोग हथियारों से लैस तुरंत ही बड़े हवेली के आंगन में इकट्ठा हों। जाते हैं, तभी दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। एक वृद्ध आदमी, जिसके चेहरे पर अलग ही नूर था और देखने में ऐसे लग रहा था जैसे इसे बहुत अनुभव है। ये क्या कर रहे हो तुम? मल्हार राणे। बड़े मालिक, पधारो, हुक्म कैसे आना हुआ? हमारी छोड़ो, तुम ये बताओ, अगर आज तुमने ठाकुरों पर हमला कर दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। दोनों गांवों की मुसीबत और दुश्मनी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप ही बताओ, हुक्म क्या करना चाहिए? तभी एक बाशिंदा बीच में बोल पड़ता है। छोटे सरकार को खबर कर देते हैं, वो सब देख लेंगे। तभी मल्हार बीच में उसे कहते हैं, तेरा दिमाग खराब हो गया है रामू? अगर उसे पता चल गया तो वह आग लगा देगा ठाकुरों की हवेली में। रामू सही कह रहा है राणे, उससे हम बात करेंगे। तुम खबर भिजवा दो, हम आए हैं, जैसा आप कहें हुक्म। तभी छोटे साहब को खबर दी जाती है और सब उनका बाहर इंतजार कर रहे थे। गर्मी की चिलचिलाती धूप थी। तभी दूर एक जिप्सी गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और बाहर से खबर आती है कि छोटे मालिक गांव में आ गए हैं। तब सभी बाहर आते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी में से एक लड़का उतरता है। कद लंबा, रंग गोरा और गर्मी की धूप से उसके सर पर से पसीना टपक रहा था और उसके चेहरे पर तेज सूर्य के समान था। तभी सभी उसके स्वागत में खड़े थे। उसके आते ही आंगन में गोलियां चलाई जाती हैं। तभी हुक्म कहते हैं, आओ अथर्व बेटा, गले से लग जाओ। बड़े दिनों बाद आए हो नाना जी, हम आपसे मिलने को कब से बेताब थे और आप अब आए हो हमसे मिलने। बेटा, आज भी हमें मजबूरन आना पड़ा। आप हमारे साथ अंदर चलो, हम आपको सब विस्तार से बताते हैं। जैसे ही सब अंदर आते हैं, मल्हार राणे बीच आंगन में बैठे हुए थे और बेटे को आता देखकर खड़े हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। कैसे हो बेटा आप? हम सब ठीक हैं, पर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बापू सा क्या हुआ है? बेटा, भदोरी गांव के ठाकुर हमारे गांव की लड़की को उठा ले गए हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी इज्जत पर हाथ डालने की? हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अथर्व, आपको इसलिए बुलाया गया है, पर पहले पूरी बात पता करनी होगी, नहीं तो एक गलती की सजा दोनों गांव की निर्दोष जनता को भुगतनी पड़ेगी। ठीक है नाना जी, हम आज ही उनके गांव जाएंगे, पर बेटा, दुश्मन के घर अकेले जाना आपकी जान को खतरा है। अथर्व राणे किसी खतरे से नहीं डरता। नाना जी, हम आज ही उस गांव जाएंगे, वो भी अकेले। ठीक है बेटा, पर अपने कुछ लोगों को तो साथ लेकर जाओ। नहीं बाबू साहब, ऐसे तो उनको शक हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप जाइए, हमें आप पर पूरा यकीन है। दूसरी तरफ भदोरी गांव में हल्ला हो गया कि अगर कोई सबरपुर गांव की लड़की को उठा लाया है। सब तरफ बातें होने लगी और कहा जाने लगा, ऐसा तो सिर्फ बड़े ठाकुर के लोग कर सकते हैं। हम छोटे लोगों की इतनी मजाल कहाँ जो उनकी इज्जत पर हाथ डालें। पर भैया, कुछ भी हो, अब तो संग्राम होगा। देखते हैं मल्हार राणे जी क्या करते हैं। ये खबर उड़ते उड़ते ठाकुरों की हवेली में पहुंच गई और अम्मा
जी ने सब लोगों को इकट्ठा किया और एक बैठक बुलाई गई। तभी बड़े ठाकुर आते हैं और सब उनके सामने खड़े हो गए। क्या बात है माँ सा, आज सबको इस तरह क्यों बुलाया है? आओ जयसिंह बैठो, खबर मिली है कि कोई रानी की गांव की लड़की को भगा लाया है। अब अगर मल्हार को पता चला तो गोलियां चल जाएंगी। पर मासा ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हमारे गांव में सब जानते हैं इतनी पुरानी दुश्मनी है, पर कुछ तो हुआ है। जयसिंह पता करो कौन है वो नामुराद, हम उसके हाथ कटवा देंगे। बेटी किसी भी गांव की हो, वो हमारी इज्जत। मधुर आवाज़ आती है। क्या प्यार करना गुनाह है बापू सा? सब पीछे मुड़कर देखते हैं। एक लड़की जो फूल की तरह नाजुक थी, उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने सारी सुंदरता उसको ही दे दी है। हो लंबे बाल और लहंगा पहना हुआ, हाथ में चूड़ियां हैं, देखने में बहुत ही सुंदर। तभी अम्मा जी बोलती हैं, अनामिका तुम यहाँ क्या कर रही है? ठाकुरों के घर की लड़कियाँ बड़ों के बीच में बोला नहीं करती, और याद रखो तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तभी अनामिका बिना कुछ कहे ही जी गुस्से में अंदर चली जाती है। अथर्व अपने दोस्तों को लेकर निकल चुका था। गर्मी बहुत थी और एक जगह वो सब पानी पीने को रुक गए। तभी अन्नोर ने कहा, जो अथर्व का दोस्त था, अथर्व यार हम उस गांव में चल रहे हैं, पर किसी ने पहचान लिया तो? अरे यार मुझे वहाँ कोई नहीं जानता, मैं अभी अभी गांव आया हूँ। पर यार तेरे चर्चे तो हर जगह फेमस हैं। तभी नील कहता है, जो भी अथर्व का दोस्त है यार यार वो राणा जी हैं। यहाँ के सब जानते ही होंगे उसे। सारी लड़कियाँ उसके ऊपर फिदा हैं। तभी अथर्व बोलता है, फालतू बात क्यों नहीं करेगा, वरना अभी घर भेज दूंगा तुम लोगों को। हम यहाँ किसी काम से आए हैं। और तभी सब चुप हो जाते हैं। अनामिका कमरे में जाकर अकेले ही बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी सहेली वहाँ आ जाती है। क्या हुआ अनु, क्या बताऊँ तुझे, क्या हुआ? अरे वो मुझे सब पता है, ये बता तुझे क्या हुआ? तुझे कुछ नहीं पता। जो लड़की ये लोग बात कर रहे हैं वो मेरी दोस्त है। हम साथ ही कॉलेज में थे और उसे उठाया नहीं है। वो अपने गांव के लड़के के साथ भागी है। वो दोनों प्यार करते और कल वो शादी कर लेंगे। ये सब सुनकर तो खुशबू को चक्कर आ गया। क्या कह रही है अनु? अगर ऐसा हुआ ना तो पता नहीं क्या होगा, भूचाल आ जाएगा। इस गांव में उस गांव की बहू कभी नहीं आती। रात का समय हो गया था। पूरे गांव में कीट पतंगों की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। बस ठाकुर की हवेली के पीछे वाले रास्ते पे कुछ लड़कियों के गहनों की आवाज़ रह रह कर आ रही थी। अनामिका अपनी सहेलियों के साथ कहीं जा रही थी। खुशबू, ठाकुर साहब ने पकड़ लिया ना, अनु तो कमरे में बंद कर देंगे। दीपिका, काश नदियाँ के पार कोई हमें मिल जाए। पुष्पा, इस लड़की से तो बात करना ही बेकार है। काश तुझे वहाँ धोबी घाट वाला धोबी मिले। खुशबू, चुप करो तुम दोनों। एक तो वैसे ही अनु उस नीलिमा को भगा बैठी है। अनामिका उसे गौर से देखते हुए, मैंने कब भगाया? खुशबू, पर तुझे तो पता है ना कि वो विनय ही लेके भागा। अनामिका, वो भागे क्योंकि उनकी ज़िंदगी, हमें क्या करना? और वैसे भी हम प्यार को गुनाह नहीं मानते। दीपिका, गुनाह नहीं मानती पर पसंद भी तो नहीं है। तभी किसी के चलने की आवाज़ आई। अनामिका सबको चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, चुप, पहरेदार देख लेंगे, चलें अब। इधर अथर्व, नील, अनर्व और दीपक के साथ नदी के दूसरे किनारे पर थे और रात के वक्त में उन्हें कोई पहचानता भी नहीं, इसलिए वो छिप के रास्ता ढूंढ रहे थे। अनर्व, कहाँ आ गए यार, इससे अच्छा तो किसी लड़की पे ट्राई करते। नील, सही कहा यार, यहाँ ठाकुरों की लड़की को तो देखना भी गुनाह है। दीपक, अगर हमारे बीच दुश्मनी ना होती ना तो पक्का मैं तो ठाकुर की लड़की से शादी करता। सुना है बड़ी खूबसूरत होती हैं। अथर्व उन्हें घूरते हुए बोला, अगर ज़्यादा बकैती की ना तो तुम्हें पार्वती नदी में ही फेंक देंगे, फिर अंदर किसी जलपरी से शादी कर वही रह लेना। अथर्व के गुस्से को देख शांत हो गए। अथर्व को ना कोई पसंद थी ना उसे इन सब से मतलब था। वो अपना काम करने आया तो
और उसे अंजाम देके ही जाना चाहता था। इधर अनामिका और उसकी दोस्त नदी के किनारे आई और वहाँ पे रखी नाव पे बैठ के पार्वती नदी के बीच बने बड़े से बगीचे जिसमें बरगद के पेड़ भी था वहाँ आ गई। अब चारों वहाँ बैठ के गप्पे लड़ाने लगी, पर अनामिका शांत थी। पहली बार दीपक को अनामिका दिखी जो उनकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। भारी लहंगा जो काफ़ी दूर में फैला था, नागिन जैसे घुंघराले बाल जो अभी पीठ पे झूल रहे थे और चांद की रोशनी में उसका बदन किसी राजकुमारी से कम नहीं था। दीपक हल्के से चिल्ला पड़ा, ये तो चुड़ैल है भाई। सुना है पहले सुंदर दिखती बनती है फिर खा जाती है। अनर्व भी डर के दीपक के चिपक गया, पर नील और अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें पता था कि रात में ठाकुरों की लड़कियां यहाँ आती हैं। अनामिका के बाल हल्के हल्के से उड़ रहे थे। अथर्व ने उसे देखते हुए मन में कुछ सोचा और उसके चेहरे पे शरारती मुस्कान आ गई। अथर्व, चलो वहीं चलते हैं, देखो तो सही कौन सा छलावा है ये। वो चारों भी उसी जगह आ गए। वाकई वो जगह बहुत खूबसूरत थी। नदी के बीच इतनी हरियाली और बड़ा सा पेड़ कहाँ मिलता है आखिर। किसी के आने की आहट से चारों जल्दी से उठ के नाव की तरफ गई। अनामिका को छोड़ चारों बैठ गई। अनामिका का दुपट्टा एक पेड़ की टहनी में फंस गया और इधर नाव उस जगह से दूर जा चुकी थी। उन तीनों का डर के मारे बुरा हाल था, पर उनको अनामिका का ध्यान नहीं आया। इधर अनामिका ने दुपट्टा निकाला, पर तब तक नाव जा चुकी थी और वो आवाज़ भी नहीं लगा सकती थी। अथर्व ने उन तीनों को वहीं रुकने को कहा और खुद बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ा। किसी के आने की आहट सुन अनामिका ने पहले अपना चेहरा कपड़े से ढका, फिर कमर में लगा खंजर निकाला। अब दोनों ही पेड़ के आसपास घूम रहे थे, इस तरफ अथर्व, इस तरफ अनामिका। अनामिका जब एक चक्कर लगा चुकी तो वो एक जगह खड़ी हो गई और खुद से बोली, कोई नहीं है, चलो। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ा और उसकी गर्दन पे खंजर कर रख दिया। इस अप्रत्याशित हमले से अनामिका वहीं जम गई। अथर्व का चेहरा उसके कंधे के पास था और एक हाथ अनामिका की कमर पे। अनामिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। चांद की रोशनी में वो दोनों किसी मूर्ति के जैसे चमक रहे थे। अब अनामिका ने अपने खंजर से उसके कंधे पे वार किया, पर अथर्व को जैसे कोई फर्क ही नहीं था। अनामिका थोड़े से डर से पीछे हट गई, पर अथर्व ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ा और उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ किया। अब बस अनामिका की सुरमई आंखें दिख रही थीं, जिनमें खौफ तो बिल्कुल नहीं था, पर रोष जरूर था। अथर्व और अनामिका इतने करीब थे कि हवा भी गुजरने की इजाज़त मांग रही थी। अब अनामिका को दूर से नाव वापस आती दिखी तो उसने अथर्व के पैर पे मारा, पर उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अथर्व सही मायनों में एक योद्धा था, जिस पे छोटी मोटी चोटें असर नहीं करती थीं। भले ही अनामिका भी हर पैतरे में दक्ष थी, पर उसके कोमल शरीर का अथर्व पे कोई असर नहीं था। तो इसके आगे का पार्ट हम फिर से देंगे दूसरी बार। आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले पार्ट का इंतज़ार करिएगा। मैं ज़रूर लेकर आऊँगी और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।